हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है, देखिए तो इसमें 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं। वैसे जहाँ क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लोग देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर। ये 4 पॉइंट को आप लोग अच्छा से पढ़ें और इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बताएं कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे बच्चों ये लेक्चर देखेंगे, इसमें टोटल टॉपिक लर्न करना ही है, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। और बट एक एक पॉइंट को पेज वाइज इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि नीट के लिए हर पेज हर पॉइंट बहुत जरूरी है। तो आप लोग जब इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो लिखा है पहले पैराग्राफ में, विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड्स फूड प्रोडक्शन इज मेजर नेसेसिटी। मतलब निकला विश्व की जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ भोजन प्रोडक्शन बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जब उसकी संख्या बढ़ती है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उस पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ 3 बेसिक नीड हैं। बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। फूड जरूरी है, क्लॉथ जरूरी है, शेल्टर जरूरी है। तो यहां पर इस चैप्टर में फूड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया दिया जाता है। तो पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में यही आपने पढ़ा कि विथ माने इवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड्स फूड प्रोडक्शन इज मेजर नेसेसिटी। तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई किया गया। तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है, यहां पर यही पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट बोलेंगे, उसमें बायोलॉजिकल प्रिंसिपल फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंड इसमें प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग। थर्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और फोर्थ आप पढ़िएगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। तो यहां हमने आपको यही बताया, फूड प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री प्रिंसिपल का यूज करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का स्टडी करेंगे और टिश्यू कल्चर के द्वारा, या इसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, इसका अप्लाई किया जाता है फूड प्रोडक्शन में। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री एक प्रकार की साइंस की वह ब्रांच है जिसमें लाइव स्टॉक का स्टडी करते हैं। उसमें उसका केयरिंग इंप्रूवमेंट। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कैटल्स, काऊ है, बफेलो है, गोट्स है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पोल्ट्री को भी, फिशरी को भी इंक्लूड कर लिया गया। पोल्ट्री के अंदर जो होता है हेन का स्टडी करेंगे और फिशरी के अंदर फिश, कुछ क्रस्टेशियंस का स्टडी करेंगे। अब एनिमल हस्बेंड्री जो होगी एग्रीकल्चरल की एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर फार्मर के लिए वाइटल स्किल और साइंस के लिए एक आर्ट है। मतलब कि किसान की एक निपुणता और विज्ञान की एक कला है। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन विच vital skill for the farmer
एज वेल एज आर्ट, किसके लिए है? साइंस के लिए। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर रियरिंग, केयरिंग, इंप्रूवमेंट का स्टडी करते हैं। तो इसमें देखिए जो पॉइंट है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, तो अभी बताया हमने, एनिमल हस्बेंड्री को बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एनिमल हस्बेंड्री ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, किस लिए है? जिसमें कि रेजिंग लाइव स्टॉक को बढ़ाते थे। लाइव स्टॉक के बढ़ाने को एनिमल हस्बेंड्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब ये क्या है, तो ये बताएंगे कि वाइटल स्किल किसके लिए है, मतलब जैविक निपुणता बोलते हैं उसको। किसानों के लिए, फार्मर के लिए वाइटल स्किल, और साइंस के लिए क्या बताओ, ये आर्ट है, कला है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या स्टडी करते हैं, देखिए लिखा है स्टडी केयर ब्रीडिंग लाइव स्टॉक। तो यहां पर एक बात ये भी लिख सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर रियरिंग, केयरिंग एंड इंप्रूवमेंट, रियरिंग, केयरिंग एंड इंप्रूवमेंट की स्टडी करते हैं। अब लाइव स्टॉक का मतलब हो गया बफेलो, काऊ, पिग, कैटल, शिप, कैमल्स, गोट, ये लाइव स्टॉक कहलाते हैं। माने एनिमल, इसको एनिमल हस्बेंड्री जिसको पशुपालन कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री ये साइंस की ब्रांच है, उसके अंदर होता है केयरिंग, रियरिंग और क्या, इंप्रूवमेंट लाइव स्टॉक का। और लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन। अब जैसे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एक्सटेंड कर दिया, उसको एक्सटेंड किया तो उसमें ऐड कर दिया गया, क्या बताइए, पोल्ट्री को, पोल्ट्री फार्मिंग को और फिशरी को ऐड कर दिया गया। माने पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी को ऐड कर दिया गया। अब आता है फिशरी क्या है, तो फिशरी के अंदर रियरिंग मतलब होता है कल्टीवेशन, कैचिंग, सेलिंग, मतलब फिश को कल्टीवेट करना, उनको पकड़ना, मार्केट में सेलिंग करना। तो इसका मतलब कि इसमें रियरिंग, कैचिंग और सेलिंग ये आता है फिश के लिए। और मोलस्क में शेलफिश पढ़ा आपने, क्रस्टेशियंस या आर्थ्रोपोडा के क्लास होता है क्रस्टेशिया, उसके अंदर प्राण और क्रैब आता है। तो प्राण और क्रैब को क्रस्टेशियन बोलेंगे, और शेलफिश जिसमें ओस्टर वगैरह, पाइला वगैरह, ये मोलस्क सेल कहलाते हैं। तो ये भी फिशरी के अंदर इनका स्टडी करते हैं आप लोग। मोर देन 70% लाइव स्टॉक, मतलब कि एक आकलन के अनुसार पता लगाया गया कि 70% से ज्यादा पशुधन जो है, लाइव स्टॉक जो है, ये चाइना और इंडिया में पाए जाते हैं। तो मोर देन 70% पूरे विश्व की चाइना और इंडिया में लाइव स्टॉक हैं 70% से ज्यादा। लेकिन उनकी प्रोडक्शन, उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये 25% होता है, 25%। इसका मतलब कि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही क्या है, बहुत ही लो है। प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो। भाई इतनी 70% से ज्यादा लाइव स्टॉक और उनके द्वारा प्रोडक्शन बहुत कम, जिसका मतलब कि ये प्रोडक्टिविटी क्या है, पर यूनिट वेरी क्या है, लो है। अब इनको बढ़ाने के लिए एक बेटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब उस बेटर मैनेजमेंट में लाइव स्टॉक को बढ़ाए, लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन को बढ़ाए, लाइव स्टॉक से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए। अब उसके अंदर, अब जैसे डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी, एपीकल्चर, ये सब इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। और नीट में इसमें से एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कुछ पढ़ लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप बात करते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो डेयरी फार्म के अंदर हम उस एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे जिस एनिमल से मिल्क का प्रोडक्शन होता है,
प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट तो डेयरी के अंदर स्टडी करते हैं। एनिमल फॉर मिल्क एंड ईट प्रोडक्ट, मिल्क का प्रोडक्ट। अब मिल्क प्रोडक्ट में कर्ड है, बटर है, चीज है, ये सब प्रोडक्शन किया जाता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बटर हुआ और कर्ड ये बनाया गया। डील विथ इंक्रीज एल्ड, उसकी एल्ड को बढ़ाया जाए। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ब्रीड, अगर जो क्वालिटी है ब्रीड की उसकी क्वालिटी को सुधारा जाए। अच्छी क्वालिटी की ब्रीड होगी तो उसके द्वारा अच्छे माने ज्यादा से ज्यादा लैक्टेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। जैसे आप पढ़ते हैं पंजाब में गाय है साहिवाल, साहिवाल सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय होती है। उसके साथ साथ जर्सी जैसे बात करते हैं, जर्सी काऊ, जर्सी काऊ कहाँ की है? तो जर्सी काऊ इंग्लैंड की है, साहिवाल इंडिया की काऊ पंजाब। तो ये जो गाय होती हैं, ये जो देसी गाय होती हैं, उनके कंपैरिजन में इसमें एल्डिंग बहुत ज्यादा है, इसमें मिल्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इनको अच्छा एक आवास चाहिए, अच्छा इनको फॉडर चारा चाहिए और समय समय पे वेटनरी डॉक्टर से इनको विजिट कराना चाहिए। तो इसका मतलब कि क्वालिटी ऑफ ब्रीड अच्छी होगी तो मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होगा, ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस होगा और उस लाइव स्टॉक को, उस जानवर को अच्छा क्वालिटी का फॉडर देना होगा, उसको अच्छा शेल्टर देना होगा। तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे कि सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड। आप गुड ब्रीड को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें एल्डिंग ज्यादा होगी। तो उस गुड ब्रीड को क्या क्या जरूरी है, तो उसको अच्छे क्वालिटी का क्या देना होगा, फूड देना होगा, शेल्टर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद उस जानवर को वेटनरी डॉक्टर जो होता है ना, आप लोग पढ़ते हो पीवीटी जैसे एग्जाम होता है, प्री वेटनरी टेस्ट, तो उससे रिलेटेड जो डॉक्टर हैं वेटनरी साइंस, वो डॉक्टर लोग पशु डॉक्टर होते हैं, उनको विजिट कराना चाहिए रेगुलर, ताकि उस जानवर के अंदर कोई डिजीज ना हो, वो स्वस्थ बना रहे, मिल्क तो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। तो यहां पर यही लाइन अच्छी है कि एनिमल फॉर मिल्क एंड प्रोडक्ट ऑफ द मिल्क फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डील्स विथ इंक्रीज एल्डिंग एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द ब्रीड। और ये डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड हैविंग एल्डिंग, हाई एल्डिंग पोटेंशियल, क्वालिटी ऑफ फॉडर, शेल्टर इनको जरूरी चाहिए और रेगुलर विजिट बाय वेटनरी डॉक्टर। तो ये आप लोग बात किए किसके बारे में, डेयरी फार्म के बारे में। अब जो मिल्क है तो मिल्क प्रोटीन जो होती है उसका नाम होता है कैसिन, मिल्क शुगर का नाम होता है लैक्टोज, मिल्क को कर्ड बनाने में हेल्प करता है कौन, लैक्टोबैसिलस। मिल्क प्रोटीन कैसिन फास्फोलिपिड फास्फोप्रोटीन होती है और मिल्क को डाइजेस्ट करने में, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में रेनिन एंजाइम की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क जो होता है, सबसे पहले जो मिल्क बनता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें एंटीबॉडी IgA होती है और येलो कलर उसमें होता है। माने शुरू में मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं पाई जाती है, तो विटामिन सी मिल्क में नहीं पाई गई, मिल्क में मेटल आयरन नहीं पाया गया। तो मिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली गाय का नाम इंडियन काऊ कौन है, तो बताया आपको साहिवाल। और जर्सी जो काऊ होती है इंडिया की नहीं है, वो जर्सी काऊ कहाँ की है, इंग्लैंड की है। सेकेंड आप बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। देखिए फर्स्ट हम लोग बात किए किसके बारे में, डेयरी के बारे में। अब बात करें पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म के अंदर कल्टीवेशन होता है किसका, उस बर्ड का जिस बर्ड के द्वारा एग मिले। तो पोल्ट्री के अंदर का मेन उद्देश्य ही होता है एग और मीट के लिए होता है। पोल्ट्री में हेन का स्टडी, हेन का कल्टीवेशन करेंगे या बर्ड का कल्टीवेशन करेंगे जो बर्ड एग और मीट दोनों को प्रोड्यूस करे। तो उसमें आप जैसे डक है, चिकन है, टर्की बर्ड है, गीज है, ये सब बर्ड क्या होती हैं, एग लेइंग करती हैं। तो देखिए पोल्ट्री क्या है, इज द क्लास डोमेस्टिकेटेड फाउल या बर्ड। किस लिए, तो एग और मीट के लिए इनको पाला जाता है। अब उसका एग्जाम्पल क्या क्या, कौन कौन बर्ड,
तो देखिए बताया चिकन, डक, टर्की बर्ड और गीज ये होती हैं। बर्ड की कभी कभी बर्ड में कोई मान लीजिए डिजीज हो जाए, जैसे एक फेमस डिजीज है बर्ड फ्लू कहते हैं, तो अगर बर्ड फ्लू का ऐड कर दिया जाए कि भाई न्यूज के द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, पेपर चैनल, पेपर के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा बर्ड फ्लू हुआ, तो लोग अंडे हुआ या बर्ड्स हुआ माने चिकन हुआ खाना कम कर देंगे, उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो एक तरह से उनका रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि बर्ड फ्लू होता है वो वायरल डिजीज है, उस वायरस का नाम होता है H5N1। और एक और आती है डिजीज जिसको कहते हैं स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू होता है H1N1 वायरस द्वारा। तो बर्ड फ्लू H5N1 वायरस और स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस होता है। अब आप बुक में देखेंगे कि लेगहार्न ने लिखा है, तो लेगहार्न जो है वो एक बर्ड है, कॉक को मैंने उसको बोलते हैं, क्या नाम है उसका, चिकन, उससे मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिशरी। देखिए थर्ड हो गया फिशरी। तो फिशरी के अंदर जो फिशरी इंडस्ट्री है उसमें क्या करते हैं, फिश का रियरिंग, कैचिंग और सेलिंग करते हैं। एक तरह से भारतीय माने इंडियन इकोनॉमिक में इसका एक रोल है फिशरी इंडस्ट्री का। तो फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश, सेल फिश, अदर एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एडिबल एनिमल तो उसमें आ जाती फिश के अलावा एक्वाटिक एडिबल कौन है, तो प्राण है, क्रैब है, लोबस्टर है, ऑस्टर, ये एडिबल होते हैं। जिसमें कि प्राण ये जो है क्रस्टेशियन होता है, क्रैब क्रस्टेशियन होता है, ऑस्टर जो है मोलस्क होता है, तो ये सब एडिबल एनिमल होते हैं। फ्रेश वाटर फिश आर, कुछ मछलियां ऐसी होती जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, कुछ मछलियां ऐसी होती जो सी वाटर में पाई जाती हैं। तो फ्रेश वाटर की जो मछलियां हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टिच फिश, बोनी फिश, और जो सी वाटर की मछलियां होती हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रिच फिश या मैरीन फिश, ये नाम दिया जाता है। तो यहां पर एक पॉइंट है, RCC लिखा हमने, याद करने का एक तरीका है। आर माने रोहू, सी माने कार्म माने कॉमन कार्म, और एक होता है कैटला। मोस्ट कल्टिवेटेड फिश इंडिया में कैटला है, और सबसे स्वादिष्ट फिश का नाम पूछे तो रोहू बताएंगे। तो RCC में 3 भी हो गया, रोहू, कैटला, कॉमन कार्प। इसके बाद कुछ मरीन फिश होती हैं। मरीन फिश में हिल्सा, सार्डिन, पाम्प्रेट, मकरेल, ये सब होती हैं। जो यहां पर आप देख रहे हैं जो मैकरेल है, इसके द्वारा ओमेगा फैटी एसिड मिलता है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है एक साल कि ओमेगा फैटी एसिड किस फिश से तो मिलेगा, तो बताएंगे मकरेल। हिल्सा जो होती है ये केटाड्रोमस फिश होती है, इसका मतलब कि सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है। इसके बाद फिशरी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। भाई इसी के द्वारा लोग कल्टिवेशन करते हैं मछली, कैचिंग, सेलिंग करते हैं, सेलिंग के द्वारा इकोनॉमी जो होती बढ़ती है। तो इकोनॉमी में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइवहुड ऑफ कोस्टल स्टेट फिशरमैन। जो लोग मछली पकड़ते हैं कोस्टल में तटीय क्षेत्र में, वहां पे उनके लाइव के लिए माने जीविका का एक साधन होता है। उन लोगों को जीने के लिए मछली का पालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं, तो इनका जीविका का एक साधन होता है। इसके बाद एक टर्म आता है जैसे पीसी कल्चर। तो अगर हम पीसी कल्चर की बात करें तो उसमें केवल हम लोग कल्टीवेशन ऑफ फिश की बात करते हैं, स्टडी ऑफ फिश उसको बोलते हैं इक्थियोलॉजी, और कल्टीवेशन ऑफ फिश पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर में केवल फिश का होता है। अब एक आता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में फिश के अलावा एक्वाटिक प्लांट और एनिमल का स्टडी करते हैं। एक्वाटिक एनिमल में क्रस्टेशियन जिसमें प्राण, क्रेब,
मोलस्क जिसमें ऑस्टर, पाइला, इसका स्टडी करते हैं। अब रिवोल्यूशन से रिलेटेड देखिए, रिवोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी क्रांति आई जिसमें फिश के कल्टीवेशन को बढ़ाया गया, फिश की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया जाए। तो वैसे रिवोल्यूशन में कई तरह का रिवोल्यूशन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है नीट में। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्लू रिवोल्यूशन ये किस लिए है, तो ब्लू रिवोल्यूशन मेन बताएंगे आप लोग फिश के लिए होता है, इसमें फिश का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा जाए तो बताएंगे क्रॉप के लिए होता है, क्रॉप के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन की बात करें तो ये मिल्क के लिए होता है, मिल्क प्रोडक्शन। और येलो रिवोल्यूशन ये मस्टर्ड के लिए होता है, मस्टर्ड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर रिवोल्यूशन जो होगा ये एग के लिए होता है, एग्स। तो हम लोग के बुक में ब्लू रिवोल्यूशन और ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बात करना होगा। सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 में शुरू किया गया। इंडियन साइंटिस्ट का नाम था MS स्वामीनाथन। वहां पर आप लोग पढ़ेंगे कि लैब से लैंड, लैब टू लैंड बोला जाता है, मतलब लैब के अंदर कोई हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस किए और उसको लैंड में ग्रो करा के फर्टिलिटी को ट्रिपलिंग बढ़ा दिया गया, कई गुना बढ़ा दिया गया। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर आता है। अब ब्लू रिवोल्यूशन के अंदर फिश का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, फिश का कल्टीवेशन बढ़ा दिया जाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बी कीपिंग। बी कीपिंग ये एक तरह से फोर्थ पॉइंट आप याद रखिएगा इसमें। बी कीपिंग के अंदर एपीकल्चर है। एपीकल्चर का मतलब होता है स्टडी, उसमें हम लोग करते हैं हनी बी के बारे में। तो एपीकल्चर मेंटेनेंस ऑफ हाइव ऑफ हनी बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। माने हनी बी का प्राइमरी प्रोडक्ट बी वैक्स होता है, उससे हनी बी प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी जो स्पीसीज होती हैं तो उसका नाम लिखे हैं एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मिलिफोरा, ये स्पीसीज होती हैं। मोस्ट कॉमन स्पीसीज इंडिया की कौन है, तो एपिस इंडिका को बोला जाता है। और ये हनी जो बी होती है, हनी बी होती है, उनका फूड क्या है तो बताएंगे फ्लावर का नेक्टर, पॉलन और नेक्टर। और ये पॉलिनेशन में बहुत बड़ा इसका रोल होता है हनी बी का, ग्रेट रोल इन पॉलिनेशन। या इसको बोल सकते हैं कि एनिमल में सबसे ज्यादा डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर कौन है, तो हनी बी होती है। नीट में आता है क्वेश्चन कि बी आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर। इसके बाद इसका यूज क्या है, तो हमें इससे दो चीज मिलता है, एक बी वैक्स और एक हनी मिलता है। अब जैसे बात करते हैं हनी, तो जो हनी है इसके अंदर फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होगी। हनी एक तरह से सोर्स ऑफ द एनर्जी का बहुत ज्यादा सोर्स है। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी पाई गई, वो डिजीज को मतलब एक तरह से इम्यून पावर को बढ़ाता है। फ्रुक्टोज का स्लाइटली नेचर स्लाइटली एसिडिक होता है, माने हनी स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है इसका, स्लाइटली एसिडिक। तो हमने बताया आपको बी कीपिंग में एपीकल्चर, उसमें हाइव को मेंटेनेंस करते हैं, हाइव माने छत्ता मधुमक्खी का, उसके अंदर कलेक्शन होता हनी का। और हनी बी जो होती हैं एक तरह से वो शो करती हैं पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि उसके कई फार्म होते हैं। 3 फार्म याद करिएगा, एक क्वीन, वर्कर और ड्रोन। जो क्वीन होती हैं वो फीमेल होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं और वो फर्टाइल होती हैं। उसके द्वारा 2 टाइप के एग प्रोड्यूस होते हैं। एक एग होता है फर्टाइल जिसके द्वारा वर्कर बी का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा एग होता है अनफर्टिलाइज्ड। जो अनफर्टिलाइज होता है उसके द्वारा ड्रोन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि हनी बी शो पॉलीमॉर्फिज्म, क्वीन फीमेल डिप्लॉयड फर्टाइल एग लेइंग, वर्कर फीमेल डिप्लॉयड स्टेराइल। और यही वर्कर भी ही जो है सर्च करती हैं फूड का, नेक्टर का, डांसिंग करती हैं। वैसे तो एक ही आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं तो इसके डांस 2 तरह के पड़ते हैं, रिंगिंग डांस, बैगल डांस। तो डांस का मेन एम होता है क्या, कम्युनिकेशन के लिए डांस करती हैं। उसके बाद होता है ड्रोन। ये अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्रोन
ड्रोन जो है मेल होता है, वो हेप्लॉइड होता है, वो फर्टाइल होता है, बट वो फीमेल एग के द्वारा, अनफर्टिलाइज फीमेल एग के द्वारा उसका फॉर्मेशन होता है। अनफर्टिलाइज एग के द्वारा या फीमेल गैमेट के द्वारा अगर बिना फर्टिलाइजेशन के मेल का फॉर्मेशन हो, ड्रोन का फॉर्मेशन हो, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। तो अगर नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस द्वारा मेल कॉलोनी की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए टर्म होता है क्या, आर्हिनोटॉकी। अगर वही फीमेल कॉलोनी बढ़े तो उसको थेलियोटॉकी कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हनी बी शो करती है क्या, पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनो मतलब विदाउट, जेनेसिस माने फॉर्मेशन, यानी फीमेल एग द्वारा, अनफर्टिलाइज, तो अनफर्टिलाइज फीमेल एग द्वारा अगर कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको हम लोग प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और अगर पार्थिनोजेनेसिस में मेल कॉलोनी इंक्रीज करती है तो उसके लिए टर्म होता आर्हिनोटॉकी के नाम से जानते हैं, ये आर्हिनोटॉकी कहते हैं। अब फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग, माने बी कीपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं उसके सक्सेस बनाने के लिए। देखिए, फर्स्ट है नॉलेज ऑफ द नेचर हैबिट ऑफ बी, मतलब कि उसका नेचर, कहां पे वो बी रह सकती हैं उनके बारे में जानकारी रखना। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन, बी हाइव जो बनाएगा वहां पर एक सुटेबल लोकेशन हो। वैसे बी को जानते हैं आप लोग, कहते हैं हनी बी को सोशल इंसेक्ट कहते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग घरों की बहुत पुरानी घरें होती हैं वहां पर, या जो बाग वगैरह है, पेड़ उड़ जहां है वहां पर भी ये हाइव बना लेती हैं। उसके बाद कैचिंग और हाइविंग स्वाम, स्वाम का मतलब यहां पर है गुड बी, माने ग्रुप ऑफ बीज, हनी बी का ग्रुप्स। मैनेजमेंट ऑफ हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन एंड हैंडलिंग कलेक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। अब हैंडलिंग माने हनी को और बी वैक्स को कलेक्ट कर लेते हैं। ये लाइन थोड़ा नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बी डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर होती है कुछ प्लांट के लिए, जैसे आप लोग चैप्टर 2 में पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन फ्लोरेंट प्लांट में, वहां पर कि बी बायोटिक पॉलिनेटर होता है और किन किन प्लांट को पॉलिनेशन करने में मदद करता है। तो आप बताएंगे, यहाँ ट्रिक है वापस, माने ब्रेसिका, एप्पल, पियर, सनफ्लावर, उसके पॉलिनेशन में ये मदद करती हैं। इस तरह से आप लोगों ने ये देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर फिर बताएंगे आपको। थैंक यू।